गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आमिशा देशमुख आपके सामने आज जो प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ वो है आपका बीएड के सिलेबस पेपर 3 CC3 और इन सम कॉलेजेस इट इज़ CC4 स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, तो आई विल बी कवरिंग इन दिस ऑडियो वीडियो द टॉपिक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, right? In Hindi, you can say maxims of teaching are Shikshan Sutra, right? In Hindi, maxims of teachings are called Shikshan Sutra. Now, let us go ahead. So, before starting, let me ask two questions to you. For teachers, okay, if they want to make their teaching very effective and successful, what are the important things for them? Think. Yes, I think you are thinking in the right direction. For teachers, two important things to make teaching effective are first the complete knowledge of subject matter. Okay? इन हिंदी किसी भी टीचर के लिए अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, जिस भी सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हैं उसका कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। और दूसरी चीज़ द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द टीचिंग स्टाइल टू डिसेमिनेट द नॉलेज टू द पीपल्स। ओके, दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है शिक्षण के लिए जो उनकी स्टाइल है उसका नॉलेज होना, शिक्षण की कला पता होना, ठीक है। तो शिक्षण की कला पता होने से उनको पता रहेगा कि हम अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स को किस प्रकार से अच्छा पहुंचा सकते हैं। ओके, इसको आप कह सकते हो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। टीचर के माइंड से नॉलेज को बच्चों के माइंड तक पहुंचाने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल स्टाइल है वो टीचर को पता होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान होना और टीचिंग स्टाइल का ज्ञान होना। इफ़ अ टीचर हैज़ ओनली नॉलेज ऑफ subject matter, can he or she be successful in imparting the knowledge? No. सिर्फ ज्ञान प्राप्त होने से कुछ नहीं होता, बल्कि शिक्षक को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वो अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचा सकता है प्रभावशाली तरीके से। इसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट ने दे हैव वर्कड अ लॉट, एक्सटेंसिवली दे हैव वर्कड, एंड आफ्टर देयर वर्क they have done or they have come to certain thoughts or ideas on the basis of their experiment. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट ने इस पे वर्क किया है और अपने काम के अनुभव के द्वारा वो कुछ नतीजों तक पहुँचे हैं। ओके, so they have done a lot of experiment, and on the basis of theory or their experiment they have introduced us with laws of teaching. ये जो एजुकेशनिस्ट हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत काम किया है कि टीचिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, और अपने इस रिसर्च और अनुभव के बेसिस पे उन्होंने लॉज ऑफ टीचिंग दिए हैं, ठीक है। लॉज ऑफ टीचिंग, सीखने के नियम। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लर्निंग लॉज होते हैं, सीखने के नियम होते हैं ना, बहुत सारे स्किनर हैं, पैवलव हैं, इन्होंने सीखने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और लर्निंग थ्योरीज बनाई हैं। उसी प्रकार टीचिंग थ्योरीज बनी हैं, तो लॉज ऑफ टीचिंग बने हैं, ठीक है। और इन्हीं लॉज ऑफ टीचिंग को हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ने अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को हमारे को दिया है। ओके, ठीक है। तो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैं, ये शिक्षण की कला है, ये सूत्र हैं जिनके द्वारा शिक्षण प्रभावशाली बनता है। सो
Maxims of teaching are thoughts and ideas of educationists or psychologists on the basis of experience to make learning effective. इन्होंने ये जो अपने मैगजिम्स ऑफ टीचिंग दिए हैं इसके द्वारा लर्निंग इफ़ेक्टिव, टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है हमने बोला, तो जैसे ही टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी अपने आप लर्निंग भी इफ़ेक्टिव होगी। तो आप कह सकते हैं मैगजिम्स ऑफ टीचिंग के द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल होती है। ठीक है, अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो जैसे गणित के सूत्र होते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ फार्मूलाज, मैथ्स के फार्मूला जिनको हम सूत्र कहते हैं वो पता होना चाहिए, जिससे हम किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। उसी प्रकार अगर टीचर के हाथ में मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सूत्र होंगे तो वो अपने शिक्षण को इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली बना पाएगा। ठीक है, उसको पता होगा हाउ टू स्टार्ट, व्हाट सीक्वेंस शुड बी फॉलोड, व्हेन टू स्टॉप। ठीक है, कि कैसे हम अपने लेसन को शुरू करें, हम कौन सी चीज़ों को या सब्जेक्ट मैटर को किस सीक्वेंस में स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करें, कब हम अपने शिक्षण को उस पर्टिकुलर जो एक पीरियड है उसको ख़त्म करें। ठीक है, तो ये सारे शिक्षण सूत्र हैं जो आप सब लोगों के लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी टीचर। और अभी भी ड्यूरिंग बीएड आप लोगों को 6 मंथ्स की जो इंटर्नशिप होगी उसमें टीचिंग करना पड़ेगा, तो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें जो अभी आपको बताई हैं उन्हीं को हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में अगर लिखते हैं तो देखिए यहाँ मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको मैं एक बार पढ़ ले रही हूँ जो आपको रिवाइज कराएंगे जो मैंने अभी बताया। तो नंबर 1, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग आर थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। सिंपली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने कुछ मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र प्रस्तुत किए। वो किस रूप में है? वो थॉट्स एंड आइडियाज़ यानी विचार हैं उन लोगों के, एजुकेशनिस्ट के, जिससे टीचिंग इफेक्टिव होती है। Number 2 point, if you can see, maxims of teachings are laws and rules of effective teaching। वही चीज़ें आती हैं कि effective teaching के laws and rules हैं। Number 3, when these maxims of teachings are used by teachers, they get amazing in teaching a task। जैसे टीचर जो है मैगजिम्स ऑफ टीचिंग का यूज़ करता है उसकी टीचिंग अमेजिंग हो जाती है, यानी बहुत अच्छी हो जाती है, इसको हम कह सकते हैं सक्सेसफुल होती है। और पीपल एक्वायर सक्सेस वेरी कन्वीनियंटली। पीपल्स यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ईजिली जो टीचर बोल रहा है उस टीचिंग को समझ पाता है एंड दे गेट सक्सेस वेरी कन्वीनियंटली। Number 4 point is maxims of teachings makes teaching successful and meaningful। अगेन सक्सेसफुल तो हम ऑलरेडी आपको बता रहे, मीनिंगफुल भी हो जाती है। टीचिंग बिकम्स और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स मीनिंगफुल इन हिंदी अर्थपूर्ण। जब बच्चा सिर्फ किसी चीज़ को रटता नहीं है, याद नहीं करता, बल्कि उसको समझ के याद करता है, तो हम उसको कहते हैं लर्निंग मीनिंगफुल हुई है, अर्थपूर्ण लर्निंग, कि वो जो भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है वो मीनिंगफुल, उसके अर्थ को समझते हुए उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। तो वी कैन से कि लर्निंग इज़ मीनिंगफुल। तो व्हेन द मैगजिम्स ऑफ टीचिंग्स आर यूज द लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल। नेक्स्ट पॉइंट, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग्स आर जनरल रूल्स फॉर और फॉर्मूला और ट्रूथ टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजी, इफेक्टिव एंड अप टू द अंडरस्टैंडेबल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग जनरल रूल्स हो गए, इनको हम कह सकते हैं जनरल रूल हैं, जिनको कहते हैं सामान्य नियम है, फॉर्मूला है या ट्रुथ है। ये ट्रुथ हैं, ये सत्य हैं। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजी, इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है एंड अप टू द अंडरस्टैंडेबल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडेबल लेवल, उनकी समझ के अनुसार टीचिंग को बनाते हैं। ये मैगजिम्स ऑफ टीचिंग्स आर यूज्ड होते हैं टू मेक टीचिंग एट अंडरस्टैंडेबल लेवल ऑफ स्टूडेंट। समझने योग्य, शिक्षक जो भी पढ़ाने जा रहा है वो सब्जेक्ट मैटर को बच्चों के समझने योग्य बना देते हैं जब ये मैगजिम्स ऑफ टीचिंग यूज़ होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैगजिम्स ऑफ टीचिंग बार बार यूज़ हो रहा है, एक्चुअली होते क्या हैं? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ मैगजिम्स ऑफ टीचिंग के। जैसे some examples of maxims of teaching are like
From easy to difficult. When the teacher enters in the class, he should follow this formula from easy to difficult. Like he should start with easy things and gradually he should come to the difficult point. इन हिंदी उसको आसान चीज़ों से शुरू करके फिर धीरे धीरे कठिन पॉइंट तक आना चाहिए. ओके, तभी तो अंडरस्टैंडेबल लेवल तक हो पाएगी टीचिंग. कि बच्चे कैसे समझेंगे जब उनको हम इजी से शुरू करके डिफ़िकल्ट तक जाएंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम नोन टू अननोन. जो चीज़ें बच्चों को पता है आप वहाँ से शुरू करिए और फिर अननोन चीज़ों तक आइए. जो चीज़ उनको नहीं पता, जो आप उनको बताना चाह रहे हैं, तो आप एकदम से उसको अननोन चीज़ें नहीं बताइए. जो पहले वो जानते हैं वहाँ से शुरू करिए और फिर धीरे से अननोन लेवल तक आइए. ठीक है. फ्रॉम होल टू पार्ट, किसी भी चीज़ को एज अ होल बताइए. फिर आप उसके इंटरनल पॉइंट्स पे, जो बारीक पॉइंट है उस पर जाइए. लाइक इफ़ अ बायोलॉजी टीचर वांट्स टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स द एनाटॉमी ऑफ बॉडी, तो उसको वो पहले एज अ होल बॉडी के बारे में बताएगा और फिर उसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में धीरे धीरे माइन्यूटली बताएगा. ऐसा नहीं कि वो सीधे लिवर से शुरू कर देगा या पैनक्रियास से शुरू करेगा. वो पहले एज अ होल बॉडी बताएगी कि बॉडी होती क्या है और फिर वो उसके इंटरनल पार्ट्स की जानकारी धीरे धीरे देगा. फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो चीज़ें बच्चों ने देखी हैं आप उनका एग्जाम्पल देते हुए बताएंगे, तो जो अनसीन चीज़ें जो बच्चों ने नहीं देखी उसका नॉलेज वो ग्रहण कर पाएंगे. आपको कुछ भी चीज़ देना है तो आप एग्जाम्पल दो जो चीज़ें वो देख चुके हैं. तो ये कुछ फॉर्मूला है जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. आज हमने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि आप समझ पाए मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल है. अब आपको पॉइंट क्लियर हो पाया होगा. नाउ लेट्स कम बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. दीज आर द पॉइंट्स दैट आई हैव कवर्ड कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग. Now some of the educationists who have contributed in developing these teaching magazines are Herbert Spencer and Comenius. ये कुछ एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग को फाइंड करने में काम किया था. Now nature of magazines of teaching. In your syllabus you have to cover this topic, nature of magazines of teaching. Nature in Hindi that will be शिक्षण सूत्र की प्रकृति. Now nature. So what is the nature of magazines of teaching? As you have already gone through, I have covered the important points related to magazines of teaching. So after going through you can come to the nature of magazines of teaching. आप खुद ही निकाल सकते हैं कि नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है. तो नंबर 1, they have been discovered not invented. Maxims of teachings are discovered, they are not invented. क्या डिस्कवर एंड इन्वेंशन में डिफरेंस होता है? डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस ये होता है कि डिस्कवरी होती है कुछ ऑलरेडी नोन थिंग्स, जो ऑलरेडी नोन है, एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में, पर दे आर कवर्ड, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है. तो उसका डिस्कवर करना, उसके ऊपर से कर्टन हटाना इज़ डिस्कवरी. ठीक है. जैसे ये चीज़ थी कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, तो ये तो ऑलरेडी जब से ये अपना वर्ल्ड बना है, यूनिवर्स बना है, तब से ये यूनिवर्सल ट्रूथ था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ सन के अराउंड घूमती है. पर ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया अपनी रिसर्च के बेसिस पे. ठीक है. ये इन्वेंशन नहीं किया उन्होंने अपनी तरफ से नई कोई चीज़ बनाई, तो इट इज़ नॉट इन्वेंशन, इट वाज डिस्कवरी. ये तो ऑलरेडी था कि अर्थ वाज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पर उसका पता लगाया साइंटिस्ट ने, तो ये डिस्कवरी हुई. इन्वेंशन क्या होता है? जैसे एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ है, टीचर्स ने रिसर्च की, साइंटिफिक मेथड के द्वारा वो किसी इन्वेंशन पे पहुँचे कि उन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया. ये डिस्कवरी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी एरोप्लेन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो साइंटिस्ट ने साइंटिफिक स्टडी के बाद बनाया. तो ये डिफरेंस होता है डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में. तो मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग्स आर डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड. क्यों? क्योंकि टीचर तो टीचिंग करता ही था,
इजी थिंग से डिफ़िकल्ट थिंग तक वो पढ़ाता था, बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल देता था जो उसने ऑलरेडी देखे हुए हैं, और वो एग्जाम्पल दे दे के वो नए टॉपिक तक आता था। पर ये मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग के रूप में किसी ने प्रेजेंट नहीं किए थे, पर टीचिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑलरेडी ये चीज़ें टीचर्स कर रहे थे, तो उन्हीं को स्टडी करके टीचर्स ने या एजुकेशनिस्ट ने ये मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग बना दिए। तो दे आर डिस्कवर नॉट इन्वेंशन नहीं है ये कि उन्होंने अपनी तरफ से, तो ऑलरेडी ये चीज़ें टीचर फॉलो कर रहे थे, पर उनको शिक्षण सूत्र के रूप में कभी किसी ने प्रस्तुत नहीं किया था, तो ये शिक्षण सूत्र के रूप में प्रस्तुत हो गए। सेकेंड पॉइंट, दे इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग। ऑब्वियसली टीचिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। नंबर 3, व्हाट इज़ इट्स नेचर? दे आर जनरल ट्रुथ टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। ये जनरल ट्रुथ है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक टीचर के लिए ही ये चीज़ें ट्रुथ हैं। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी वर्ल्ड वाइड स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हर जगह ये जनरल ट्रुथ है। कहीं भी आप इसको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर टीचर के लिए या इस कंट्री में हम इस मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग को नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चों का साइकोलॉजी एक तरह की होती है, चाहे वो इंडिया में है चाहे यूएसए में। तो उनकी साइकोलॉजी, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट एक टाइप का होता है, इसलिए मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग्स आर जनरल ट्रुथ। किसी पर्टिकुलर एक टाइम, एक कंट्री या एक स्टूडेंट या टीचर के लिए ही बस ये सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट, दे हैव यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। जो मैंने बोला, इनका यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, सार्थकता हर जगह है। आप नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया में, जबलपुर में ही टीचर्स के लिए ये यूज़फुल है, इंडिया के बाहर मुंबई में ये मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग यूज़फुल नहीं है। नहीं, अक्रॉस द होल वर्ल्ड, एवरीवेयर दीज मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग्स आर significant to use. Next, they help teachers to proceed systematically. Obviously, अगर ये सब चीज़ें पता होगा तो टीचर सिस्टमेटिकली पॉइंट वाइज पॉइंट अपनी टीचिंग में आगे बढ़ पाएगा। दे आर ट्रस्टवर्दी। ऑब्वियस ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय है। ऐसा नहीं है कि इनको फॉलो करेगा टीचर तो उसकी टीचिंग ख़राब हो जाएगी। वो कभी भी मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग को फॉलो करके अनसक्सेसफुल नहीं होगा। ट्रस्टवर्दी होते हैं ये, आप इस पे विश्वास करते हुए टीचर आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, दे आर कल्चर फ्री एंड यूनिवर्सल इन नेचर। कल्चर फ्री, किसी कल्चर का असर इस पे नहीं आता है कि महाराष्ट्र में मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग यूज़फुल है पर गुजरात में वहाँ का कल्चर अलग है इसलिए यूज़फुल नहीं है। नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसलिए ये कल्चर फ्री है। यूनिवर्सल इन नेचर, अपने नेचर में हर जगह ये एक से ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये नेचर हो गया। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग। अब इसके बेनिफिट्स से वही सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग? तो इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। वो शिक्षण को की जटिलता को कम करके उसको सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इट प्रोवाइड्स जॉयफुल टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। जॉयफुल टीचिंग होती है, टीचर इन्जॉय करता है, क्योंकि उसको मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग का जब वो यूज़ करेगा उसकी टीचिंग सक्सेसफुल होगी तो इट विल बी अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। एंड इससे लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है, खास तरह का शिक्षण का वातावरण बन जाता है। इट अरेंजेस पर्पसफुल टीचिंग। ठीक है, पर्पसफुल टीचिंग उद्देश्यपूर्ण है ना। टीचर कभी भी अनपर्पसफुल टीचिंग तो नहीं करता है, वो जो भी पढ़ाता है उसका कुछ पर्पस होता है। तो अगर वो अपनी टीचिंग को पर्पसफुल बनाना चाहता है तो उसको मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग का यूज़ करना चाहिए, ताकि उसकी शिक्षण पर्पसफुल यानी उद्देश्यपूर्ण रहे। इट क्रिएट्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स में। जब आप इसके हम एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो आप देखेंगे कैसे इसमें क्रिएटिविटी आती है। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, अगर मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग से पढ़ते हैं तो उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पूरे समय एक्टिव रहते हैं क्लास में। और अगर मैगज़िम ऑफ टीचिंग यूज़ नहीं होती है तो हो सकता टीचर एक मशीन की तरह आके बोल के चला जाए और बच्चे पैसे बैठे रहें, उनका सिर्फ फिज़िकली बैठे और मेंटली वो एब्सेंट रहे। पर अगर मैगज़िम सिर्फ टीचिंग रहती है तो बच्चों को पूरे समय वहाँ पे एक्टिव रखा जाता है। आप देखिएगा इसके एग्जाम्पल जब देखेंगे तो इससे बच्चे क्रिएटिव होते हैं। इट प्रोवाइड्स एनालिसिस एंड सिंथेसिस बाय स्टूडेंट्स को एनालिसिस और सिंथेसिस का
करने का मौका मिलता है। एनालिसिस यानी विश्लेषण, सिंथेसिस यानी संश्लेषण। अब आप सोच रहे होंगे जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट बी नोइंग व्हाट इज़ एनालिसिस एंड व्हाट इज़ सिंथेसिस। एनालिसिस मीन्स टू break the subject matter into small parts to know the subject meaningfully. ओके, तो विश्लेषण क्या होता है? किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसको समझना। जैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स रहते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, थ्योरम प्रूफ करना है, तो वो क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम है, जैसे मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो देखेंगे कितने रुपए में चीज़ को ख़रीदा, कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, या किसी भी थ्योरम को उनको सॉल्व करना है तो क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ हो सकता है, कैसे हम इसको ईज़िली सॉल्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें विश्लेषण होती है कि जो समस्या है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसको समझना। तो जब मैगजीम्स ऑफ टीचिंग यूज़ होते हैं तो स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करें, उसको समझें, और जब वो उनका विश्लेषण या एनालिसिस कर लेते हैं फिर वो सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस यानी जो उन्होंने ब्रेक्स में चीज़ों को तोड़ा है और उसको समझा है, अब उसको वो वापस जोड़ते हैं और किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो एनालिसिस और सिंथेसिस, ठीक है, इसका मौका स्टूडेंट्स को मिलता है। देन इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड आता है। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब क्या रहता है? किसी भी चीज़ को टीचर ने बोला तो उसको मान नहीं लेना एज इट इज़, बट उसमें खुद स्टडी करना, रिसर्च करना, वाई, व्हेन, व्हाट, इन सब क्वेश्चंस का यूज़ किया, ऐसा क्यों है, क्या है, कब है, क्या कारण है, इसको जानते हुए जब स्टूडेंट कुछ समझता है तो वो होता है साइंटिफिक एटीट्यूड, है ना। तो इससे स्टूडेंट्स में साइंटिफिक एटीट्यूड यूज़ होता है। देन इट इज़ अ बेस फॉर लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। स्टूडेंट्स को पूरा मौका मिलता है लर्निंग बाय डूइंग, तो करके सीखना। ऐसा नहीं कि टीचर बोल रहा है इसलिए सीख गया, बल्कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का यूज़ करके स्टूडेंट को पूरा मौका मिलता है कार्य करने का। देन इट ऑल्सो डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ के प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स को जानना, किसी भी टॉपिक को समझ लो तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कि ऐसा क्यों है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, और अगर ऐसा होगा तो आगे क्या होगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। तो ये सारे मौके स्टूडेंट्स को मिलते हैं जब मैगजीम्स ऑफ टीचिंग्स आर यूज्ड इन द क्लास। आप इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम आपको उसके विथ एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।